नमस्कार। संसद की कार्यवाही हम जब देखते हैं तो अक्सर लगता है कि सारा जोर शोर, सारी जो बहसें हैं वो सदन के फ्लोर पर ही होती हैं। हाँ, टीवी पर तो वही दिखता है। बिल्कुल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोकतंत्र की इस इमारत की जो असली इंजीनियरिंग है, मतलब जो बारीकी वाला काम है, वो अक्सर नजरों से दूर कुछ खास कमरों में होता है। जी, ये कमरे हैं संसदीय समितियों के। बिल्कुल सही कहा। ये समितियां एक तरह से संसद का दिमाग और उसकी आंखें हैं। वो जगह जहां कानूनों को बहुत बारीकी से परखा जाता है, सरकारी खर्चों का हिसाब किताब देखा जाता है और सरकार के कामकाज पर पैनी नजर रखी जाती है। अच्छा। हाँ, और ये वो जगह भी है जहां सांसद मतलब अक्सर दलगत राजनीति से थोड़ा ऊपर उठकर मुद्दों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इन्हीं भारतीय संसदीय समितियों की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये क्या हैं, कैसे काम करती हैं और क्यों ये हमारे लोकतंत्र की सेहत के लिए इतनी जरूरी हैं। जी, हमारी ये बातचीत भारतीय संसदीय समितियां, संरचना और कार्य नाम के दस्तावेज पर आधारित है, जो इनकी बनावट और कामकाज को काफी विस्तार से बताता है। हाँ, और हमारा मकसद आज यही है कि हम समझें कि कानून बनाने की प्रक्रिया में और खास तौर पर सरकार पर निगरानी रखने में इन समितियों का असल योगदान क्या है। और ये भी देखेंगे कि जो अलग-अलग तरह की समितियां हैं, वो कैसे अपनी खास भूमिका निभाती हैं। और एक बात जो मैंने सुनी, इन्हें लघु संसद यानी मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सुनकर ही लगता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण होंगी। चलिए पता लगाते हैं ऐसा क्यों है और ये लघु संसदें काम कैसे करती हैं। लघु संसद का जो ये विचार है ना, ये बहुत सटीक है, क्योंकि इन समितियों की जो बनावट होती है उसमें पूरे सदन का अक्स दिखता है। मतलब अलग-अलग दलों के सांसद लगभग उसी अनुपात में इनमें शामिल होते हैं जैसे वे लोकसभा या राज्यसभा में होते हैं। अच्छा, मतलब रिप्रेजेंटेशन पूरा होता है। जी, और ये समितियां संसद को ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करती हैं। सोचिए, सदन के पास हर मुद्दे पर, हर बिल पर घंटों गहराई से विचार करने का समय कहाँ होता है। हाँ, ये तो है, बहुत काम होता है। तो ये समितियां वो काम करती हैं। तो इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब ये आइडिया कब आया? दस्तावेज तो बताता है कि इनका जो आज का रूप है वो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से जुड़ा है। हाँ, वो ऐतिहासिक जड़ें हैं। लेकिन आजादी के बाद इन्हें संवैधानिक आधार भी मिला। हाँ, देखिए, संविधान में सीधे तौर पर इन समितियों के नाम या उनका कार्यकाल ऐसा कुछ तय नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 118(1) वो संसद को ये अधिकार देता है कि वो अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बना सके। ओके। तो इन्हीं नियमों के तहत इन समितियों का गठन होता है, उनका कामकाज तय होता है। ये नियम ही तय करते हैं कि ये लघु संसदें कैसे काम करेंगी, उनकी शक्तियां क्या होंगी और उनकी सीमाएं क्या होंगी। समझ गया। और मुख्य तौर पर ये दो तरह की होती हैं, जैसा आपने बताया, स्थायी और तदर्थ, मतलब स्टैंडिंग और एड हॉक कमिटीज। सही। स्थायी समितियां, जैसा नाम से ही पता चलता है, ये परमानेंट नेचर की होती हैं, लगातार काम करती हैं। इनका गठन हर साल होता है या फिर एक नियमित अंतराल पर होता है। आप इन्हें एक तरह से संसद के स्थायी विभाग समझ सकते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी और जांच पड़ताल करते रहते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ है तदर्थ समितियां। ये टेम्पररी होती हैं, किसी खास मकसद के लिए बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई खास बिल आया, उसकी जांच करनी है, या कोई विशेष घटना हो गई, उसकी पड़ताल करनी है। काम पूरा हुआ और समिति भंग हो जाती है। अच्छा, तो पहले स्थायी समितियों की बात करते हैं। इनमें भी कई सारी श्रेणियां बताई गई हैं, लेकिन शायद सबसे ज्यादा चर्चा वित्तीय समितियों की होती है, क्योंकि पैसों का मामला जुड़ा है। निश्चित रूप से। देखिए, सार्वजनिक धन मतलब जनता का पैसा, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये देखना लोकतंत्र में संसद का सबसे अहम कामों में से एक है। हाँ, बिल्कुल। और वित्तीय समितियां इसी बड़े काम को अंजाम देती हैं। ये सरकार के खजाने पर संसद की पकड़ बनाए रखने में मदद करती हैं। इनमें तीन सबसे प्रमुख हैं। आपने नाम लिए थे प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, PAC, और लोक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले प्राक्कलन समिति, ये सबसे बड़ी स्थायी समिति है, ऐसा मैंने पढ़ा। हाँ, इसमें लोकसभा से चुने हुए 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता, ये खास बात है। अच्छा। सिर्फ लोकसभा से। जी। इसका गठन 1950 में उस समय के वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ था, और इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, मतलब परमानेंट इकोनॉमी कमिटी। मितव्ययिता मतलब किफायत। हाँ, किफायत।
इसका मुख्य काम है बजट के जो अनुमान सरकार पेश करती है उनकी जांच करना और ये सुझाव देना कि सरकारी खर्चों में कैसे कटौती की जा सकती है, कहाँ फिजूल खर्ची रोकी जा सकती है और कामकाज को और बेहतर और कुशल कैसे बनाया जा सकता है। और एक और अहम बात शायद यह है कि कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। बिल्कुल सही, ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि जांच निष्पक्ष रहे। तो इस समिति एक तरह से सरकार को पैसे बचाने और कुशलता बढ़ाने के नुस्खे बताती है। लेकिन एक सवाल है, क्या इसकी सिफारिशें मानना सरकार के लिए जरूरी होता है? यही एक दिलचस्प पेज है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये समिति बजट अनुमानों की जांच तभी कर सकती है जब उन पर संसद में वोटिंग हो चुकी हो, पहले नहीं। ओह अच्छा, वोटिंग के बाद। हाँ, दूसरी बात, ये संसद ने जो नीतियां तय कर दी उन पर सवाल नहीं उठा सकती। ये सिर्फ उन नीतियों को लागू करने में जो खर्च हो रहा है उस पर अपनी टिप्पणी दे सकती है कि ये खर्च सही है या नहीं, कम हो सकता है या नहीं। और तीसरी और सबसे अहम बात, जैसा आपने पूछा, इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती। सरकार इन्हें मानने को बाध्य नहीं है। फिर इनका फायदा क्या हुआ? फायदा है, क्योंकि ये सिफारिशें संसद की एक महत्वपूर्ण समिति की होती हैं, तो इनका नैतिक वजन होता है। सरकार आमतौर पे इन्हें नजरअंदाज नहीं करती, गंभीरता से लेती है। इसका असली मकसद ये देखना है कि क्या पैसा समझदारी से आवंटित किया जा रहा है, क्या वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। अच्छा, तो ये भविष्य के खर्चों मतलब अनुमानों पर नजर रखती है। अब आते हैं लोक लेखा समिति यानी पीएसी पर। ये तो बहुत पुरानी और बहुत ताकतवर समिति मानी जाती है ना? बिल्कुल, पीएसी का इतिहास 1921 तक जाता है। ये भारत की सबसे पुरानी संसदीय समितियों में से है और ये संसदीय निगरानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। इसमें दोनों सदनों से सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, यानी कुल 22 सदस्य। ठीक है। और इसका मुख्य काम है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनकी रिपोर्टों की जांच करना। सीएजी तो सरकारी खर्चों का ऑडिट करते हैं, मतलब वो देखते हैं कि पैसा सही खर्च हुआ या नहीं। तो पीएसी उनकी रिपोर्ट को देख के क्या करती है? पीएससी एक तरह से सीएजी की रिपोर्ट की आगे जांच करती है, मतलब सरकारी खर्च होने के बाद उसकी पूरी चीरफाड़ करती है। ये देखती है कि जो पैसा जिस काम के लिए मंजूर हुआ था वो वहीं खर्च हुआ या कहीं और, क्या नियमों का, प्रक्रियाओं का पालन हुआ, कहीं कोई फिजूल खर्ची तो नहीं हुई या लापरवाही या भ्रष्टाचार के संकेत तो नहीं है। सीएजी की रिपोर्टें इसके काम का आधार होती हैं, इसीलिए सीएजी को पीएसी का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ये तो काफी महत्वपूर्ण रिश्ता है। और एक खास बात और है, शायद 1967 से ये परंपरा चली आ रही है कि पीएसी का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का कोई सदस्य होता है। जी हाँ, ये बहुत ही स्वस्थ परंपरा है। इससे तो इसकी निष्पक्षता और धार दोनों बढ़ जाती होगी। निश्चित तौर पर इस परंपरा ने पीएसी को सरकार की खिंचाई करने में, मतलब सरकार को जवाबदेह ठहराने में और ज्यादा प्रभावी बनाया है, क्योंकि विपक्ष का काम ही सरकार पर नजर रखना होता है। सही बात है। ये समिति देखती है कि जनता के पैसे का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं। इसे और प्रकलन समिति को अक्सर जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। अच्छा, जुड़वा बहनें क्यों? क्योंकि एक प्रकलन समिति खर्च से पहले अनुमान देखती है और दूसरी पीएसी खर्च होने के बाद उसकी जांच करती है। ये दोनों मिलकर वित्तीय जवाबदेही का एक पूरा चक्र बनाती हैं। समझ गया, बहुत दिलचस्प। और तीसरी वित्तीय समिति है लोक उपक्रम समिति। इसका क्या काम है? इसका गठन हुआ था 1964 में कृष्णमेनन समिति की सिफारिश पर। इसमें भी पीएसी की तरह ही दोनों सदनों से सदस्य होते हैं, कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। ये समिति सरकारी कंपनियों यानी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पीएसयूज है, उनके कामकाज और उनके खातों की जांच करती है। ये देखती है कि ये सरकारी कंपनियां व्यापारिक सिद्धांतों के अनुसार कुशलता से चल रही हैं या नहीं, और उनमें जनता का जो पैसा लगा है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। मतलब ये पीएसयूज की परफॉर्मेंस देखती है। हाँ, और ये भी देखती है कि उनके खाते ठीक से रखे गए हैं या नहीं। इसके लिए ये सीएजी की उन रिपोर्टों को भी आधार बनाती हैं जो पीएसयू से संबंधित होती हैं। तो ये तीनों समितियां, प्राक्कलन, लोक लेखा और लोक उपक्रम, ये मिलकर सरकार के पूरे वित्तीय कामकाज पर संसद की तरफ से एक तरह की कड़ी निगरानी रखती हैं। बजट अनुमान, सरकारी खर्च और सरकारी कंपनियां सब इनके दायरे में आ जाते हैं। एकदम सही कहा आपने।
ये वित्तीय नियंत्रण का एक बहुत मजबूत ढांचा तैयार करती हैं। वित्तीय समितियों के बाद एक और महत्वपूर्ण श्रेणी है विभागीय स्थायी समितियों के, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। ये शायद उतनी पुरानी नहीं है ना? हाँ, ये तुलनात्मक रूप से नई है। इनकी शुरुआत 1993 में हुई थी और फिर 2004 में इनका दायरा और बढ़ाया गया। आज ऐसी 24 समितियां हैं। 24? जी, 24। और ये केंद्र सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों और विभागों के काम पर नजर रखती हैं। हर समिति में करीब 31 सदस्य होते हैं, जिनमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। मतलब दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व होता है। यानी हर मंत्रालय के लिए एक तरह की अपनी मिनी संसद? ये करती क्या है असल में? ये बहुत ही जरूरी काम करती हैं। जैसे जब बजट पेश होता है तो अलग अलग मंत्रालयों की जो अनुदान मांगे होती हैं, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, उनको विस्तार से जांचने के लिए इन्हीं समितियों के पास भेजा जाता है। सदन के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर मंत्रालय की मांग पर विस्तार से चर्चा करें। हाँ, सही बात है। ये समितियां संबंधित मंत्रालयों से जुड़े जो बिल या विधेयक आते हैं, उनकी गहन समीक्षा करती हैं। ये मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों को देखती हैं, उनकी नीतियों का विश्लेषण करती हैं और उनके कामकाज का मूल्यांकन करती हैं। तो ये संसद के फ्लोर पर होने वाली बहस से पहले ही मुद्दों की गहराई में चली जाती हैं, मतलब होमवर्क करके रखती हैं। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये समितियां मंत्रालयों की नीतियों, उनके बजट आवंटन और जमीनी हकीकत में उनका प्रदर्शन कैसा है, इसकी विस्तृत पड़ताल करती हैं। ये विशेषज्ञों को बुला सकती हैं, उनकी राय ले सकती हैं, संबंधित अधिकारियों से सवाल जवाब कर सकती हैं। अच्छा। और फिर ये अपनी रिपोर्ट तैयार करती हैं। ये रिपोर्टें संसद को किसी मुद्दे पर सूचित बहस करने में बहुत मदद करती हैं। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये रोजमर्रा के प्रशासनिक कामों में दखल नहीं देती। इनका फोकस नीति, बजट और प्रदर्शन पर रहता है। ये वाकई में लघु संसद वाली अवधारणा को सही मायने में चरितार्थ करती हैं। इन दो मुख्य श्रेणियों के अलावा भी कुछ और स्थायी समितियां होती हैं, जैसे दस्तावेज में जिक्र है जांच समितियां, सदन के कामकाज से जुड़ी समितियां वगैरह। क्या इनमें से कुछ खास तौर पर उल्लेखनीय हैं जिनके बारे में जानना चाहिए? हाँ, कुछ और समितियां हैं जिनका काम जानना दिलचस्प है और जरूरी भी। जैसे एक है विशेषाधिकार समिति। प्रिविलेजेस मतलब विशेषाधिकार। जी, संसद को और उसके सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां मिली होती हैं ताकि वो अपना काम बिना किसी डर या बाधा के कर सकें। अगर किसी सदस्य को लगता है कि उसके इन विशेषाधिकारों का हनन हुआ है, मतलब उसके काम में बाधा डाली गई है या सदन की अवमानना हुई है, तो मामला इस समिति के पास जांच के लिए जा सकता है। तो ये जांच करती है? हाँ, और इसका काम थोड़ा बहुत अदालती कार्यवाही जैसा होता है, इसलिए इसे अर्ध न्यायिक, क्वाजी जुडिशियल भी कहते हैं। यानी ये संसद की अपनी अदालत जैसी हुई अंदरूनी मामलों के लिए। कुछ हद तक कह सकते हैं। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है अधीनस्थ विधान समिति। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अधीनस्थ विधान, ये क्या होता है? देखिए, संसद तो मोटा मोटा कानून बनाती है, एक फ्रेमवर्क तैयार करती है, लेकिन उस कानून के तहत विस्तृत नियम कायदे बनाने का काम अक्सर सरकार यानी कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है। इसे ही अधीनस्थ विधान कहते हैं। अच्छा, मतलब डिटेल्स सरकार भरती है। हाँ, अब ये समिति इस बात पर नजर रखती है कि सरकार ने जो ये नियम या उपनियम बनाए हैं वो कहीं मूल कानून के दायरे से बाहर तो नहीं जा रहे या कहीं वो संसद की मंशा के खिलाफ तो नहीं है। ये कार्यपालिका पर लगाम कसने का, उसे चेक करने का एक बहुत अहम तरीका है। ये तो वाकई बहुत जरूरी काम है, वरना संसद कानून कुछ बनाए और सरकार नियम बनाकर उसका मतलब ही बदल दे। बिल्कुल, इसीलिए ये समिति बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और उदाहरण है सरकारी आश्वासन समिति, कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस। आश्वासनों पर समिति? जी, मंत्री अक्सर सदन में बहस के दौरान या सवालों के जवाब में कई वादे और आश्वासन देते हैं। ये समिति उन आश्वासनों को ट्रैक करती है, देखती है कि उन पर कितना अमल हुआ, कहाँ तक काम हुआ। अच्छा, मतलब फॉलो अप करती है। हाँ, ये सरकार को उसके कहे शब्दों के प्रति जवाबदेह बनाती है। इनके अलावा याचिका समिति है जो आम लोगों की अर्जियां सुनती है। आचार समिति है जो सांसदों के नैतिक आचरण से जुड़े मामलों को देखती है। और फिर सदन के अंदरूनी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने वाली समितियां भी हैं, जैसे नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति जो सदन का एजेंडा तय करती है, और सदस्यों की सुविधाओं जैसे वेतन भत्ते या आवास से जुड़ी समितियां भी होती हैं। समझ गया। तो ये स्थायी समितियां तो संसद के लगातार चलने वाले काम का एक अभिन्न हिस्सा हो गई। अब जरा तदर्थ समितियों की बात करते हैं, जो आपने बताया था कि किसी खास काम के लिए बनती हैं और फिर भंग हो जाती हैं। हाँ, इनमें मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं।
एक तो वो जो किसी खास विधेयक यानी बिल पर गहराई से विचार करने के लिए बनाई जाती हैं। अच्छा, बिल स्पेसिफिक। जी, अगर बिल ऐसा है जो सिर्फ एक ही सदन से जुड़ा है, मान लीजिए सिर्फ लोकसभा का है, तो उस सदन के सदस्य मिलकर एक प्रवर समिति बना सकते हैं। और अगर बिल ऐसा है जिस पर दोनों सदनों को मिलकर विचार करना है, तो एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई जाती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये तो हुई बिल वाली। और दूसरी तरह की तदर्थ समिति कौन सी है? दूसरी तरह की वो समितियां हैं जो किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए बनती हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित होती हैं संयुक्त संसदीय समितियां, जेपीसीज। हाँ, जेपीसी। इसका नाम तो अक्सर खबरों में सुनने को मिलता है। बिल्कुल, जब कोई बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा उठता है, खासकर कोई बड़ा घोटाला या गंभीर अनियमितता का आरोप लगता है जिस पर पूरे देश का ध्यान जाता है, तब अक्सर जेपीसी बनाने की मांग उठती है। क्योंकि इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, तो इसे ज्यादा व्यापक और शक्तिशाली माना जाता है। हाँ, ये तो बड़े मामलों में ही बनती होंगी। कुछ उदाहरण याद दिला सकती है? जरूर। जैसे इतिहास में देखें तो 1987 में बोफोर्स तोप सौदे के आरोपों की जांच के लिए जेपीसी बनी थी। वो काफी चर्चित रही थी। हाँ, याद है। फिर 1992 में हर्षद मेहता वाला जो शेयर बाजार घोटाला हुआ था, उसकी जांच के लिए भी जेपीसी बनी। और अगर हाल के वर्षों में देखें तो 2011 में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच के लिए भी जेपीसी गठित हुई थी। अच्छा। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि जब किसी मामले की तह तक जाने की जरूरत महसूस होती है और उस पर राजनीतिक सहमति बनती है, तो संसद इस शक्तिशाली साधन का इस्तेमाल करती है। इनकी रिपोर्टें अक्सर काफी प्रभावशाली होती हैं और उन पर सदन में गंभीर बहस भी होती है। तो ये समितियां तो हो गई संसद के अंदरूनी कामकाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। इनके अलावा कुछ और संसदीय प्रक्रियाएं या शब्द हैं जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए जानना दिलचस्प हो सकता है, जैसा कि हमारे इस स्रोत दस्तावेज में भी कुछ का जिक्र है। जैसे एक है नियम 377। ये क्या है? हाँ, समितियों के अलावा संसद की कार्यवाही को समझने के लिए कुछ और बातें जानना उपयोगी रहता है। नियम 377 लोकसभा में सदस्यों को एक मौका देता है। इसके तहत वो लोक महत्व के ऐसे जरूरी मुद्दे उठा सकते हैं जो उस दिन की औपचारिक कार्यसूची में शामिल नहीं है, लेकिन वो सदस्य के लिए या उनके क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, मतलब अपनी बात रखने का एक और तरीका। जी, ये जनप्रतिनिधियों को अपने मतदाताओं की आवाज या अपने क्षेत्र की कोई खास समस्या सीधे सदन में रखने का एक माध्यम है। और एक शब्द है गिलोटिन। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसका क्या मतलब है? गिलोटिन दरअसल समय बचाने की एक प्रक्रिया है जो अक्सर बजट सत्र के दौरान इस्तेमाल होती है। होता यह है कि विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए एक समय सीमा तय कर दी जाती है। ठीक है। जब वो समय सीमा खत्म हो जाती है तो जितनी भी मांगे चर्चा के लिए बची रह जाती हैं, उन सभी पर बिना किसी और बहस के एक साथ वोटिंग करा ली जाती है। क्या? बिना चर्चा के? इससे तो जरूरी मुद्दों पर बहस छूट जाती होगी। हाँ, यही इसकी आलोचना का एक मुख्य बिंदु है। इसका मकसद तो यही होता है कि सदन का काम समय पर पूरा हो, बजट समय पर पास हो, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि कई बार महत्वपूर्ण मंत्रालयों की अनुदान मांगे बिना पर्याप्त संसदीय जांच पड़ताल या बहस के ही पास हो जाती हैं। ये संसदीय दक्षता और गहन विचार विमर्श के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है जो हमेशा सफल नहीं होती और अक्सर विवाद का कारण बनती है। समझ गया। और एक आखिरी शब्द विप, ये क्या होता है? पार्टियों से जुड़ा है शायद। हाँ, विप किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने सांसदों को जारी किया गया एक निर्देश होता है, लिखित निर्देश होता है। अच्छा, ऑर्डर जैसा। हाँ, एक तरह का ऑर्डर। ये सुनिश्चित करने के लिए होता है कि सांसद किसी खास वोटिंग के दौरान पार्टी लाइन का पालन करें, यानी पार्टी जैसा चाहती है वैसा वोट दें, या फिर महत्वपूर्ण मौकों पर सदन में उपस्थित रहें। हर पार्टी का अपना एक विप होता है, एक व्यक्ति भी और निर्देश भी, जो सदन में अनुशासन बनाए रखने और पार्टी की रणनीति को लागू करने का काम करता है। और अगर कोई विप ना माने तो? विप का उल्लंघन करना गंभीर अनुशासनहीनता मानी जाती है और ऐसा करने पर सांसद के खिलाफ पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। यहाँ तक कि दल बदल विरोधी कानून के तहत सदस्यता जाने का खतरा भी हो सकता है कुछ मामलों में। ओहो, ये तो काफी सीरियस है। जी। तो आज हमने संसदीय समितियों की इस छिपी हुई लेकिन बेहद अहम दुनिया को काफी गहराई से खंगाला। ये समितियां वाकई पर्दे के पीछे रहकर भारतीय लोकतंत्र की गाड़ी को चलाने वाले इंजन की तरह काम करती हैं। बिल्कुल।
चाहे कानून बनाने की प्रक्रिया को पैना करना हो, या बजट की पाई पर नजर रखनी हो, या फिर सरकार को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना हो, ये समितियां हर मोर्चे पर बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। हाँ, इन्हें संसद का वर्कहॉर्स कहना एकदम सही है। ये लघु संसदें ही हैं जो बड़े सदन के काम को संभव और सार्थक बनाने में मदद करती हैं। ये वो गुमनाम नायक हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि लोकतंत्र की जो मशीनरी है वो ठीक से सुचारू रूप से चलती रहे। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हमने ये तो देखा कि ये समितियां कितना जटिल, कितना महत्वपूर्ण काम करती हैं, कितनी गहरी जांच पड़ताल करती हैं। हाँ, लेकिन क्या हमें लगता है कि आम जनता तक इन समितियों की रिपोर्टों, इनके निष्कर्षों और इनके द्वारा किए गए काम के बारे में पर्याप्त जानकारी पहुंच पाती है? क्या इन लघु संसदों को हमारे सार्वजनिक विमर्श में, हमारी बातचीत में वो जगह मिलती है जिसकी शायद वे हकदार हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पे विचार करना जरूरी है कि कैसे इनके काम को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए।